हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ऑफ स्टडी चैनल। मेरा नाम आकिब जावेद है और मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन बताते हैं। जैसे कि हमारी और आपकी क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन करती क्या है? क्वालिफिकेशन हमारी वैल्यू को बढ़ाती है, वैल्यू एडिशन होता है हम में। इसी तरीके से नाउन और प्रोनाउन में, नाउन्स एंड प्रोनाउंस में जब वैल्यू एडिशन करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हम अच्छा, अब क्वालिफिकेशन भी अलग अलग तरीके की होती है ना, हमारी भी इसी तरीके से नाउन प्रोनाउन की भी क्वालिफिकेशंस अलग अलग तरीके की होती हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन हम देखते हैं एडजेक्टिव की कैटेगरी देखते हैं। पहली होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ये जो क्वालिफिकेशन है अभी वो क्या बताने वाली है? क्वालिटी बताने वाली है। वैल्यू एडिशन किसका होने वाला है? क्वालिटी का होने वाला है। ठीक है, हम देखते हैं एक एग्जांपल। भोपाल इज ए लार्ज सिटी। भोपाल एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो सिटी जो है, सिटी क्या है? एक नाउन है। तो नाउन की क्वालिफिकेशन कौन बता रहा है? कैसी सिटी है? लार्ज सिटी है। तो लार्ज क्या है उसका? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, कैसा एडजेक्टिव है? उसकी क्वालिटी बता रहा है। और किस किस तरीके की क्वालिटी यूज हो सकती है यार? ठीक है, ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, गुड एक क्वालिटी है, काइंड एक क्वालिटी है ना? तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं क्वालिटी बताने वाले, वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। सिंपल। अब अपन देखते हैं दूसरी क्या कैटेगरी है इसकी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्या वैल्यू एडिशन किसका होने वाला है? क्वांटिटी का, यानी कि मात्रा का वैल्यू एडिशन होने वाला है। कैसे होगा वैल्यू एडिशन? आई हैव लॉट ऑफ मनी। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो लॉट ऑफ जो हो गया, पैसा तो है पर कैसा पैसा है? क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। या फिर आई हैव नो सेंस। मेरे पास कोई सेंस नहीं है। तो सेंस कैसा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्वांटिटी वाइज नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मेरे पास बिल्कुल, या लिटिल सेंस, आई हैव लिटिल सेंस कर लें। तो ये क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है। तो जो एडजेक्टिव्स क्वांटिटी वाइज वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, अब आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब जो क्वांटिटी हम पहले बता रहे थे उसमें कहीं पे एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं थी। क्या था वहाँ पर? लॉट ऑफ और इनफ एंड लिटिल। इसमें कहीं भी एग्जैक्ट नंबर शो नहीं हो रहा था। क्वांटिटी ये भी बताएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर में क्वांटिटी बताएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर में नहीं बताई गई थी। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। द थीफ स्टोल 2 crores। तो अब एक चोर ने चोरी करी है, तो कितनी चोरी करी है उसका एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास 2 crores। तो 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर इस सेंटेंसेस में आएंगे वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। अब दूसरा देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नाम में ही सारी कहानी छुपी हुई है।
डेमोस्ट्रेटिव मतलब ये भी डेमोस्ट्रेट करेगा, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेट करने के लिए वर्ड्स आपको पता हैं, दिस, दैट, सच, यही चीज़ें से डेमोस्ट्रेट करती हैं। दीज डेमोस्ट्रेट मतलब पॉइंट आउट करती हैं, तो ये इन वर्ड से हम पॉइंट आउट करते हैं। अब लेकिन ये एडजेक्टिव कब है और प्रोनाउन कब है, ये कैसे देखेंगे? ये वर्ड अगर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले लग रहा है ना, तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव, और नहीं तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, वो एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, या अगर वो नाउन की जगह लग रहा है तो वो क्या है, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर नाउन और प्रोनाउन से पहले लग रहा है तो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेशन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बड़ा सब्टल सा डिफरेंस है, एक्चुअली सेंस के ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस के। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ कब और कहाँ लग रही है। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। दिस इज द एंड, ये एंड है, ये ख़त्म हो रहा है, तो दिस जो है वो एंड को डेमोस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दोज बॉयज आर नॉट गुड, दोज बॉयज आर नॉट गुड। ठीक है, तो ये दोज किसके पहले लग गया, नाउन के पहले लग गया। तो नाउन के पहले लगा है, क्या होगा, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। क्या होगा, प्रोनाउन अगर लगता तो वो नाउन की जगह ही लगता है, यहाँ नाउन से पहले आ गया है, तो क्या होगा, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्ड सेम ही रहेंगे, ईच, एवरी, इस तरीके के वर्ड रहेंगे, लेकिन जो सेंटेंस में जगह है वो बदल जाएगी। ईच बॉय हैज़ टू साइन द पेपर, ईच बॉय हैज़ टू साइन द पेपर, हर लड़के को पेपर पे साइन करना है। किसको करना है, हर लड़के को। लड़का यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या लग गया, ईच लग गया। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर होता तो वो क्या लगता है, नाउन की जगह पर ही लगता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन से और ये प्रोनाउन से पहले लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखने की है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की कहानी भी ख़त्म होती है। और अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, बहुत सिंपल है। वर्ब होती है क्रिया, यानी कि वो काम को सेंटेंस में बताती है कि काम क्या हो रहा है सेंटेंस में। ठीक है, एक्शन को बताती है। तो वर्ब के भी टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब पहला टाइप है। ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये उस तरीके का वर्ब है जिसको ना सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई ईट्स एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, आई ईट एन एप्पल, मैं क्या खा रहा हूँ, सेब खा रहा हूँ। सेब यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिर्फ बोलूँ आई ईट, क्या मतलब हुआ इसका, मैं खा रहा हूँ। भाई क्या खा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। या मैंने खाया, क्या खाया भाई, ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर ज़रूरत है ना। तो ऑब्जेक्टिव की जिस सेंटेंस में ज़रूरत होती है वहाँ पर जो वर्ब होता है, जैसे कि ईट जो है यहाँ पर वर्ब है, तो ये किस तरीके का वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब इसी के साथ इसका अपोजिट आता है। दूसरा क्या होता है, इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव में
ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि शी गोज, वो जा रही है, कहाँ जा रही है, कहीं भी जा सकती है, जहाँ चाहे जा सकती है, हर चॉइस। तो ये जो गोज हुआ ये किस तरीके का वर्ब हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है। अभी खत्म नहीं हुआ है, वर्ब अभी बाकी है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्स वर्ब क्या होता है, ऑलराइट, auxiliary verbs are used with main verbs to complete its meaning, chiefly regarding with the time of action। तो टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए, वर्ब किस टाइम में हो रहा है उसको डिफाइन करने के लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे वो लास्ट वाला वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है गाइस, तो अब फटाफट हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है हमारे साथ। तो वर्ब के बाद आता है हमेशा एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है गाइस। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और वर्ब। जो एडजेक्टिव को और वर्ब को मॉडिफाई करे वो वर्ड जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। गाइज इसके भी अपने अपने टाइप्स हैं। एक्चुअली किस हिसाब से मॉडिफाई करता है, टाइम के हिसाब से, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, मैनर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। ये किस तरीके की चीज़ें होती हैं मैं बताता जाता हूँ। देखते हैं टाइम के हिसाब से कैसे एडवर्ब मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अकॉर्डिंग टू टाइम गाइज, वी शैल नाउ बिगिन, हम अब शुरू करते हैं। तो गाइस कब शुरू करना है, अभी शुरू करना है। तो ये कौन सा वर्ड बता रहा है कि अभी शुरू करना है, नाउ बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम ये बता रहा है वर्ड कि कब शुरू करना है, ये मॉडिफाई कर रहा है अपने वर्ब को जो कि बिगिन है, शुरू करना है। क्या करना है, शुरू करना है। क्या कब शुरू करना है, अभी शुरू करना है। तो इस अकॉर्डिंग टू टाइम इस वर्ड ने वर्ब को मॉडिफाई किया हुआ है। तो ये हुआ अपना एडवर्ब विच इज अकॉर्डिंग टू टाइम। दूसरा देखते हैं, इसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस देखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, आई स्टैंड, मैं खड़ा हूं, कहाँ खड़ा हूं, राइट हेयर, मैं बिल्कुल यहीं खड़ा हूं, राइट हेयर, आई स्टैंड राइट हेयर। तो ये जो वर्ब है स्टैंड, इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ड राइट हेयर मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बता रहा है ना ये, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी की तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब ये बताएगा कि कितनी बार रिपीटेशन है, किस तरीके का रिपीटेशन है। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, ही सेल्डम कम्स हेयर, वो यहाँ कभी कभार आता है। कैसे आता है, क्या फ्रीक्वेंसी है उसके आने जाने की, सेल्डम। इसको अगर वो रोज आता तो क्या लिखते हैं, रेगुलरली कम्स हेयर। तो जो भी वर्ड आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है वो क्या हुआ, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है गाइस, इसी तरीके से किस मैनर में बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। किस डिग्री में बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। बहुत सिंपल है, वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है गाइस
अगर आपने रैन एंड मार्टिन पढ़ी हो तो उसमें डेफिनेशन ही है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं। क्यों लगते हैं उनके पहले? ताकि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बता सकें किसी तीसरी नहीं, किसी थिंग एंड पर्सन के साथ। वो रिलेशन कौन बताएगा? प्रीपोजिशंस बताएंगे। किसका? नाउन एंड प्रोनाउन का। किसके साथ? पर्सन और थिंग के साथ। ठीक है, तो कैसे ये रिलेशन बताते हैं हम देखते हैं। इसमें हमारे पास दो तीन टाइप हैं। एक तो सिंपल प्रोपोजिशन है। मैंने ये मिटाया नहीं, बताते नहीं हो यार आपके, मिटाया नहीं है, दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है। प्रीपोजिशन, ठीक है। पहला प्रीपोजिशन क्या है? सिंपल। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? वो बताता है आपका रिलेशन। किस तरीके से बताता है? किन वर्ड्स के थ्रू? जैसे कि इन, एट, ऑन, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं। फॉर, ऑफ, अमंग, बिटवीन, ये क्या बता रहे हैं? ये रिलेशन बताने के लिए है ना, कि फॉर किस लिए, किसका, हमारे बीच, हमारे साथ, उसके ऊपर, उधर, अंदर, ये तरीके के जो वर्ड्स हैं, ये नाउन प्रोनाउन का वो बताएंगे रिलेशन। किसके साथ? पर्सन एंड थिंग के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके के हैं। दूसरा तरीका होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इनका यूज़ कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। तो जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ना, ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होते हैं, कैसे सेंटेंस में आपको करने हैं, वो मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बाद में। लेकिन जब मैं वहाँ पर बोलूँगा कि ये सिंपल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, तो आपको समझ में आना चाहिए ना। इसलिए अभी मैं आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। थोड़ा सब्र रखें, अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसको। कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये क्या होगा? कंपाउंड प्रीपोजिशन कुछ नहीं है, इसमें वर्ड्स आते हैं अबाउट, अबव, अक्रॉस एंड बिसाइड, बिनीथ। ये कंपाउंड वर्ड्स हैं गाइस। ये सिंपल वर्ड्स हैं, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। ये इनको लेकर मॉडिफाई करके बनाए गए वर्ड्स हैं, इसलिए इसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है। तीसरा टाइप का प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है अपना फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन में नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कुछ फ्रेज टाइप की चीज़ें यूज होंगी। किस तरीके की होंगी? अकॉर्डिंग टू, along with, right, and because of, instead, because of, and instead of। इस तरीके के वर्ड जो हैं फ्रेजेस में जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रीपोजिशन कौन सा कहलाता है? फ्रेज प्रीपोजिशन। लास्ट टॉपिक है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन, तो गाइस कंजंक्शन किस लिए यूज़ होता है? कंजंक्शंस जो हैं दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जिनके अपने अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं, या दो क्लॉजेस को जिनके अपने अपने मीनिंग नहीं भी होते हैं, हम मैं बताता हूँ कैसे इस कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। तो पहला जो टाइप है हमारा वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग से क्या समझ में आ रहा है कि वो कोऑर्डिनेट करने वाला है। कैसे कोऑर्डिनेट करने वाला है? ये उन क्लॉजेस को जोड़ता है जो सेम रैंक के होते हैं, यानी कि सेम मीनिंग, सेम सेंस ऑफ मीनिंग के होंगे। दो अलग अलग तरीके नहीं, एक ही तरीके के दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ये यूज़ होगा। जैसे कि एंड, राइट, बट, फॉर, और अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़
टॉल एंड फैट, ठीक है, वो लंबा है और मोटा है, एंड से कनेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये सेम रैंक की चीज़ें हैं ना, फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है, सेम रैंक के वर्ड है कि वो लंबा है और मोटा है, दोनों ही चीज़ें कैसी हैं, फिजिकल अपीयरेंस की है। ऐसा नहीं कह सकते ही इज़ टॉल एंड इंटेलिजेंट, नहीं, इंटेलिजेंस इज इंटेंजिबल थिंग, ये फिजिकल चीज़ों की बात हो रही है, तो ये एंड से जुड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, और दूसरे तरीके का कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होगा गाइस, इसमें क्या होगा, एक क्लॉज जो दूसरे क्लॉज से जुड़ने वाला है, जो दूसरा क्लॉज है वो पहले क्लॉज पर डिपेंड करेगा, वाइस वर्सा, यानी कि दोनों में से एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करने वाला है, उसके बाद ही वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इस तरीके के कंजंक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट, इफ, आफ्टर, बिफोर। तो एक एग्जांपल देखें, यू हैव टू वर्क हार्ड और फास्ट, यू हैव टू फास्ट बिफोर इट्स टू लेट, ठीक है। आपको तेज काम करना पड़ेगा इससे पहले कि देर हो जाए। इट्स टू लेट जो है वो अपने आप में एक सेंटेंस है, यू हैव टू वर्क फास्ट ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन ये जो बिफोर जब कनेक्ट हुआ है, तो ये जो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर व्हाट, बिफोर इट्स टू लेट, कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि लेट होने से पहले आपको काम ख़त्म करना है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। इस तरीके के जब कंजंक्शन यूज़ होगा जिसमें एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के साथ डिपेंडेंट है, तो उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो गाइस, ये था हमारा बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी इंग्लिश की, इसके ऊपर ये मैंने आपको बताई है, इसमें आपको लग रहा होगा कुछ चीज़ें मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दी हैं, तो डरिए मत, आने वाले लेसन्स में हम हर चीज़ कवर करेंगे, एक्सप्लेन भी मैं करता चलूँगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं जब टर्म्स हम यूज़ करें तो आपको खटाक से क्लिक हो जाए कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है गाइस। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।